मम्मी बस बहुत हो गया मेरा, ये कोई घर है या सजा? रोज सुबह इन बच्चों को तीसरी मंजिल से नीचे उतारने में मेरी जान निकल जाती है। आधा घंटा तो सिर्फ इन सीढ़ियों में बर्बाद होता है। रिया बच्चों को घसीटते हुए लिविंग रूम में आकर खड़ी हो गई। तभी शालू भी दूसरी मंजिल से नीचे उतर आई। रिया, तू तो सिर्फ सुबह की बात कर रही है। मेरा सोच, मुझे दिन में 10 बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। बाजार जाओ, कूड़ा डालो, डिलीवरी वाला आए तो भागो। जी यही सब दिक्कत तो मेरे साथ होती है। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी सोचो आप। मम्मी पापा, आप लोग तो आराम से ग्राउंड फ्लोर पर जमे बैठे हो। आपको क्या पता कि ऊपर रहने वालों के घुटनों का क्या हाल होता है। तभी सीमा भी मौके का फायदा उठाकर अपना दुख दर्द कहने आ गई। और मेरा क्या, मुझे तो कपड़े सुखाने के लिए 2-2 मंजिल चढ़कर छत पर जाना पड़ता है। मेरे पैरों का पुराना दर्द इन सीढ़ियों की वजह से और बढ़ गया है। जब से पैरों का एक्सीडेंट हुआ तब से पैरों की बैंड बजी पड़ी है। अरे आज तुम तीनों फिर से शुरू हो गई, वही पुराना रोना धोना सीढ़ियों वाला। मम्मी सीधा सीधा हिसाब है। आप दोनों बुजुर्ग हो, आप ऊपर शिफ्ट हो जाओ और हमें ये नीचे का हिस्सा दे दो। कम से कम हमारी भागदौड़ तो कम होगी। बहू तुम लोग तो अभी जवान हो, फिर भी इतना थक जाती हो। जरा हमारे बारे में तो सोचो। इस बुढ़ापे में हमारे घुटने अब साथ नहीं देते। ना तो हम सीढ़ियां चढ़ सकते हैं ना उतर सकता है। शर्मिला जी से तीनों बहुएं बहस कर रही थी, ये सुनते ही ओम प्रकाश जी वहां आते हैं। बेटा, जब तुम सबको इतनी ही तकलीफ हो रही है तो मैंने एक रास्ता सोचा है। क्यों ना हम इस पुराने घर को दोबारा बनवा लें। नया मकान बनेगा तो सबकी समस्या खत्म हो जाएगी और फिर लिफ्ट लगवा लेते हैं, फिर किसी को भी उतरने चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। घर बनवाने और लिफ्ट की बात सुनते ही तीनों बेटे गुस्से में वहां आ गए। पापा, आप कैसी बात करते हैं? इस पुराने खंडर में पैसा लगाना मतलब मिट्टी में पैसा डालना है। यहाँ लिफ्ट लगवाने में जो लाखों लगेंगे उससे तो अच्छा है हम कहीं और नया फ्लैट ले लें। मैं इस पुरानी जगह पर एक चवन्नी भी बर्बाद नहीं करूंगा। भाई सही कह रहे हैं पापा, इस पुराने खंडर जैसे घर की अब औकात ही क्या बची है। हम अपना कमाया हुआ पैसा नई प्रॉपर्टी में लगाएंगे। इस पुरानी जगह पे क्यों पैसा बर्बाद करना, हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है। और वैसे भी पापा, इस घर की सीलन और पुरानी दीवारों पर पैसा लगाना बेवकूफी है। इससे तो अच्छा हम सब अलग अलग फ्लैट्स देख ले। यहाँ पैसा लगाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। अरे बेटा, ये क्या कह रहे हो अलग अलग फ्लैट? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। देखा मम्मी जी, आपकी बेटी भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। जब सबको दिक्कत है तो आप लोग ही ऊपर चले जाइए ना, नीचे का फ्लोर हमारे काम आएगा। बेटा हम कहाँ जाएंगे ऊपर? अगर रात बेरात तबीयत खराब हुई तो नीचे उतारने वाला भी कोई नहीं होगा। तुम सब अपनी सुविधा देख रहे हो, पर हमारा बुढ़ापा किसी को नहीं दिख रहा। रहने दो भाग्यवान, इन्हें सिर्फ अपनी तकलीफ दिखती है। सीढ़ियां इनके लिए पहाड़ हो गई है और हमारा सहारा इनके लिए बोझ। ये तो हर बार का ही काम है इनका। पापा की बात सुनकर भी बहुओं और बेटों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई और वे बड़बड़ाते हुए अपने फ्लोर्स पर चले गए। कुछ हफ्तों बाद घर का माहौल और भी तनाव वाला हो गया, क्योंकि दिन पे दिन प्रकाश जी की खांसी बढ़ती जा रही थी। रमेश बेटा, तेरे पापा की तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। रात भर खांसते रहते हैं और अब तो सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है। इनको किसी अच्छे प्राइवेट डॉक्टर के पास दिखा ला। मम्मी, आपको पता भी है प्राइवेट डॉक्टर की फीस कितनी होती है? सिर्फ अंदर घुसते ही 500 रुपए ले लेते हैं। छोटी मोटी खांसी तो है, उम्र के साथ होती रहती है। वो पास वाली सरकारी डिस्पेंसरी है ना, वहाँ जो पुड़िया वाली दवाई मिलती है, ले आओ भाई। तभी पापा अपना टूटा हुआ चश्मा हाथ में लिए धीरे धीरे कमरे से बाहर आए। सुरेश, रमेश, सुनो बेटा, मेरा चश्मा बिल्कुल बेकार हो गया है। डंडी टूट गई है और शीशे पर भी हल्का स्क्रैच है। एक अच्छा नया फ्रेम और शीशा लगवा देते तो बहुत बढ़िया होता। मैं ठीक से टीवी भी नहीं देख पाता हूँ बेटा। अरे पापा, आपको कौन सा ऑफिस जाना है या कोई हिसाब किताब करना है? घर में ही तो रहना है। और मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि महंगे ब्रांडेड फ्रेम पर पैसे उड़ाऊं। 100-150 वाला आता है, वो ले लो, काम तो उससे भी चल जाएगा। और मम्मी, आप कल कह रही थी पापा के लिए नए कपड़े और जूते लेना है। अभी कुछ महीने पहले ही लिए थे ना। दवाइयों पर पहले ही इतना खर्चा हो रहा है, अब इन फिजूल की चीजों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? विकास, तू जूते और कपड़ों की बात कर रहा है? तेरे पापा को जो डॉक्टर ने दवाई लिख दी है वो डिस्पेंसरी में नहीं मिलती, बाहर से लेनी पड़ेगी। कम से कम उसके लिए तो थोड़े पैसे दे दो, मैं तो अपना गुजारा कैसे भी कर लूंगी। मम्मी, डॉक्टर तो हमेशा महंगी दवाइयां लिखता है क्योंकि उनका कमीशन होता है। अब डिस्पेंसरी वाली डॉक्टर को पर्चा दिखा देना, वो उनसे मिलती जुलती कोई सस्ती दवाई दे देगा। आजकल पैसे पेड़ पर नहीं उगते जो कहीं भी बहा दे। ओम प्रकाश जी ने बेबसी में अपना टूटा चश्मा अपनी जेब में डाल दिया और चुपचाप गर्दन झुका ली। भगवान रहने दे, बच्चों से क्या मांगना। जब रहने के लिए घर की मरम्मत कराने के पैसे इनके पास नहीं है तो मेरे चश्मे और दवाई के लिए कहाँ से होंगे?
पापा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हम जानबूझकर मना कर रहे हैं। हमारे अपने बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन और इतने खर्चे हैं, हम क्या करें? और नहीं तो क्या, ऊपर से ये 3 मंजिला मकान, इसकी पुताई और मरम्मत में इतना लग जाता है, हमारी तो खुद की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है। घर में फिर से वही चिकचिक शुरू हो गई और शर्मिला जी और ओम प्रकाश जी एक बार फिर अकेले पड़ गए। तभी रमेश ने अपना बैग सोफे पर पटक दिया और अपना आखिरी फैसला सुना दिया। पापा, रोज रोज की ये किचकिच अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कभी सीढ़ियों का रोना, कभी पानी की किल्लत। हमने तय कर लिया है, हम अपना अपना अलग फ्लैट ले रहे हैं। हम इस जहन्नुम में और नहीं रह सकते। भाई ठीक कह रहे हैं, मैं भी अपनी फैमिली के साथ अलग शिफ्ट हो रहा हूँ, कम से कम शांति की नींद तो सो पाएंगे। बेटा, ये क्या कह रहे हो? अगर तुम तीनों अलग अलग रहने चले जाओगे तो इस बुढ़ापे में हम किसके पास रहेंगे? कौन हमें पानी देगा? कौन हमें डॉक्टर के पास ले जाएगा? मम्मी वो सब आप देख लो, इस पुराने खंडर में रहकर हम अपना समय और करियर बर्बाद नहीं कर सकते। हमें अपनी लाइफ जीनी है भाई। बेटा, क्या हम पर इतना भी तरस नहीं आ रहा? हमने पूरा जीवन तुम्हें पालने में लगा दिया और अब तुम हमें ऐसे अकेला छोड़ दोगे? पापा जी, इमोशनल ब्लैकमेल तो मत कीजिए। जब आपको हमारी सुविधा नहीं दिख रही तो हम आपकी मजबूरी क्यों देखें? हम बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। अगले दिन सुबह चाय की टेबल पर सन्नाटा था। तभी पापा ने दरवाजे के पास गिरा अखबार उठाया और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे भगवान, इधर आना। सुरेश, रमेश, विकास, सबके सब जल्दी नीचे आओ, देखो अखबार में क्या छपा है। ओम प्रकाश जी की आवाज में घबराहट देखकर तीनों बेटे और बहुएं हड़बड़ाकर लिविंग रूम में जमा हो गए। क्या हुआ पापा, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? कोई अनहोनी हो गई है क्या? अनहोनी नहीं बेटा, ये देखो, सरकार ने मेट्रो के नए फेज का नक्शा पास कर दिया है। अपनी इस कॉलोनी के ठीक बीच से मेट्रो का रूट निकल रहा है और स्टेशन अपनी गली के नुक्कड़ पर बनेगा। क्या? स्टेशन हमारे घर के पास? इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे इलाके की जमीन की कीमतें रातों रात 4-5 गुना बढ़ जाएंगी। सुरेश की बात सुनते ही तीनों बहुओं के कान खड़े हो गए और उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ गई। 4-5 गुना? रमेश जी, इसका मतलब हमारा ये पुराना खंडर जैसा घर अब करोड़ों का हो गया? करोड़ों का नहीं भाभी, ये तो सोने की खदान निकल गई। इस लोकेशन पर अब बिल्डर लाइन लगा देंगे। पापा, ये खबर पक्की है ना? तो अखबार में तो यही लिखा है बेटा। अब इस पुरानी जगह की कीमत तुम सबकी सोच से भी ज्यादा होगी। जैसे ही करोड़ों की बात हुई, घर का पूरा माहौल एक पल में बदल गया। जो बहुएं कल तक सीढ़ियों को लेकर चिल्ला रही थी, उनके लहजे में शहद खुल गया। तभी शालू शर्मिला जी के पास जाकर उनका हाथ थामते हुए बोली, अरे मम्मी जी, आप खड़ी क्यों हैं? आप तो वैसे इतनी कमजोर हो रही हैं, बैठिए ना सोफे पर। रिया, तो देख क्या रही है? जा जल्दी से मम्मी पापा के लिए बढ़िया इलायची वाली चाय और नाश्ता बनाकर ला। हाँ अभी लाई। और मम्मी जी, वो सुबह जो मैंने सीढ़ियों की बात की थी ना, वो तो बस ऐसे ही बोल दी थी। अब मेट्रो आ जाएगी तो वैसे भी घर के पास रौनक बढ़ जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है ऊपर रहने में। पापा, वो आपकी चश्मे की बात कल हम कर रहे थे ना, दरअसल मैं कल बहुत थका हुआ था, इसलिए जरा कड़वा बोल गया। अब फिक्र मत करो, आज शाम को ही हम शहर के सबसे बड़े आई स्पेशलिस्ट के पास चलेंगे। अरे चश्मा क्या, आपकी आंखों का पूरा चेकअप करवा लेंगे, बेस्ट फ्रेम लगवाएंगे आपके लिए। रमेश की बात सुन के सुरेश कैसे पीछे हटता, उसने भी अपना दांव फेंका। और पापा, आपकी खांसी के लिए भी ना मैंने एक बड़े डॉक्टर का नंबर ले लिया है। ये सरकारी डिस्पेंसरी के चक्कर छोड़ो, हम आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाकर पूरा इलाज कराएंगे। आखिर सेहत से बढ़कर पैसा थोड़ी ना है। पापा और मम्मी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था, ये वही बच्चे हैं जो कल तक एक एक पैसे के लिए हिसाब मांग रहे थे। बेटा, अभी कल ही तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास चश्मे और दवाई के लिए पैसे नहीं है, अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया? मम्मी जी, आप ही ना पुरानी बातों को पकड़ कर बैठ जाती हैं। तब हम थोड़े परेशान थे, पर अब सब ठीक है, आप बस आराम करो। आज से किचन का सारा काम हम तीनों संभाल लेंगे, आपको हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो चाहिए बस हुक्म करो, आपके हाथ में वो चीज मिल जाएगी। और पापा, वो जो आपने मकान दोबारा बनवाने की बात की थी ना, मुझे लगता है हमें अब लिफ्ट लगवा ही लेनी चाहिए। आप दोनों को ऊपर नीचे करने में तकलीफ होती है, हम ये कैसे देख सकते हैं? कल ही मैं कॉन्ट्रैक्टर को बुलाकर बात करता हूँ। पर विकास, तू तो कह रहा था इस खंडर में पैसे लगाना बेवकूफी है। अरे पापा, वो तो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया था। ये हमारा घर है भाई, हम तीनों भाइयों ने यहाँ आपके साथ अपना बचपन गुजारा है, हमारी यादें जुड़ी है इससे, इसे तो हम जन्नत बना देंगे। बहुएं अब मम्मी जी के पैर दबाने लगी थी और बेटे पापा जी की सेवा में लग गए थे। सबका मकसद एक ही था, पापा जी का दिल जीतना, ताकि जब जायदाद के बंटवारे की बात आए तो उनका हिस्सा सबसे बड़ा हो।
मम्मी जी आपके लिए बादाम वाला दूध लाऊं या केसर वाला? डॉक्टर ने कहा है आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। जो तुम्हारी मर्जी बहू, बस इतना ख्याल रखना कि ये प्यार सिर्फ इस अखबार की खबर तक ही ना रहे। ये क्या बात कर रही है मम्मी, हम तो हमेशा से आपकी सेवा करना चाहते थे, वो तो बस थोड़ा काम का बोझ था। अब आप देखना हम इस घर को कैसे खुशियों से भर देते हैं। पूरा दिन घर में पकवान बनते रहे और बेटों बहुओं के बीच होड़ मच गई कि कौन सबसे ज्यादा सेवा करेगा। लेकिन ओम प्रकाश जी चुप थे। उनकी आंखों में अब भी वो टूटे हुए चश्मे का दर्द साफ दिख रहा था। अगले कुछ दिनों में घर का नजारा पूरी तरह बदल गया। जो घर कल तक जंग का मैदान था, आज वो किसी 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। पापा ये देखिए आपके लिए ब्रांडेड कंपनी का नया चश्मा, इसमें दुनिया का सबसे बेहतरीन लेंस लगवाया है। अब आपको धूल का एक कण भी साफ नजर आएगा। और मैंने आपके लिए 50 इंच वाला टीवी भी ऑर्डर कर दिया है, अब आप आराम से देख सकेंगे। अरे बेटा ये तो बहुत महंगा लग रहा है। कल तक तो तू कह रहा था कि फुटपाथ वाला चश्मा भी काम कर जाएगा। अरे पापा वो तो बस मजाक था, आपकी आंखों की कीमत इन चंद पैसों से बढ़कर है क्या? और ये देखिए आपकी खांसी के लिए इम्पोर्टेड दवाइयाँ, अब आपको डिस्पेंसरी जाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सुरेश हाथ में फलों की टोकरी और कुछ नए कपड़े लेकर कमरे में दाखिल हुआ। भैया आप अकेले ही पापा की सेवा करेंगे क्या? पापा ये देखिए आपके लिए मखमल के कुर्ते पजामे लाया हूँ, पुराने कपड़े अब आप दान कर दीजिए। और मम्मी आपके लिए ये रेशमी साड़ी, आज शाम को हम सब बाहर डिनर पर चलेंगे। तभी शर्मिला जी खड़े होने की कोशिश करती है अपना हॉट बैग लेने के लिए। अरे मम्मी जी आप क्यों उठ रही है? मैंने कहा ना बिस्तर पर ही रहिए। अरे मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए वो गर्म थैली लेना चाह रही हूँ। अरे शालू खड़ी खड़ी क्या सुन रही है? जब मम्मी के लिए गर्म पानी की थैली लेकर आ, उनके कमर में दर्द है। और यह तूने जूस निकाला कि नहीं? हाँ दीदी बस आ ही रही हूँ। मम्मी जी आज से आपके कमरे में एयर प्योरीफायर लगवा दिया है ताकि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। हम तीनों ने तय किया है कि हम बारी बारी से आपका ख्याल रखेंगे। भगवान देखो तो, कल तक जो बहुएं सीढ़ियों के नाम से चिढ़ती थी, आज वो दिन में 20 बार ऊपर नीचे कर रही है और थक भी नहीं रही। अरे मम्मी जी वो तो हम ना समझते हैं, अब हमें समझ में आ गया है कि सेवा में ही मेवा है। वैसे पापा वो मेट्रो वाली बात सुनकर मैं सोच रही थी कि इस घर की कीमत अब तो 10-12 करोड़ से कम नहीं होगी। करोड़ों की बात छिड़ते ही तीनों बेटे के कान खड़े हो गए और वे एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। पापा मैं सोच रहा हूँ इस उम्र में आपको इन कागजों और प्रॉपर्टी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों ना आप ये मकान मेरे नाम कर दे, बड़ा बेटा होने के नाते मैं सबका ख्याल रखूंगा, आपको कोई चिंता भी नहीं होगी। अरे बड़े भैया आप तो खुद अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। पापा मेरा मानना है प्रॉपर्टी मेरे नाम होनी चाहिए, क्योंकि मैं ही घर की मरम्मत और लिफ्ट का सारा काम देख रहा हूँ। मैं आप दोनों को कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। और मेरा क्या पापा, मैं सबसे छोटा हूँ और अभी मेरा करियर शुरू ही हुआ है। अगर आप ये घर मेरे नाम कर देंगे तो मेरा भविष्य सुधर जाएगा। वैसे भी सेवा तो मैं बराबर कर रहा हूँ ना। सेवा का असली कारण अब धीरे धीरे जुबान पर आने लगा था। तीनों बहुएं भी पीछे नहीं रही। देखिए पापा जी, रमेश जी सही कह रहे हैं, पर हमें तो बस आपकी चिंता है। कल को अगर ये मेट्रो वाला सौदा हुआ तो सारा पैसा आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा ना, तो हम हैं संभालने के लिए। तो तुम सबका ये मतलब है कि मैं अभी से अपनी वसीयत तुम लोगों के नाम कर दूं? मेरी दवाई, चश्मा और ये नए कपड़े, ये सब उसी जायदाद की एडवांस किस्तें हैं क्या? अरे पापा आप हमें गलत समझ रहे हैं। बेटा जब कल तक हमें तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुमने अपनी मजबूरी के पहाड़ खड़े कर दिए थे। अब जब इस घर की कीमत बढ़ गई तो तुम्हें अपने बच्चों का भविष्य याद आ गया। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। बेटों और बहुओं के चेहरे पर अपराधी भाव तो नहीं था, लेकिन लालच साफ झलक रहा था। ठीक है, अगर तुम सबको वसीयत की इतनी जल्दी है तो कल वकील को बुला लेते हैं, जो सेवा करेगा उसे ही मेवा मिलेगा। घर की किचकिच इतनी बढ़ गई कि रमेश ने अपना बैग सोफे पर पटक दिया और अपना आखिरी फैसला सुना दिया। जो बच्चे कल तक अलग होने की कस्में खा रहे थे, आज वही प्रॉपर्टी के लालच में एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। क्यों रमेश, तू तो कह रहा था इस खंडर में तुझे एक पल नहीं रहना, अब क्या हुआ? अब तो तू मेरे कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। पापा वो तो गुस्से में कह दिया था, मेरा मतलब है हम इस घर को और बड़ा बनाएंगे। आखिर आप बड़े बेटे के पास नहीं रहोगे तो किसके पास रहोगे? वसीयत मेरे नाम कर दीजिए, मैं सबका हिस्सा उन्हें दे दूंगा। रहने दीजिए पापा, ये सब लालच है। मुझे पता है अब मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तो अलग होने का बस सोच रहा था, कभी गया तो नहीं ना। प्रॉपर्टी मेरे नाम करिए, मैं आपको दुनिया की सैर कराऊंगा। पापा ये दोनों बड़े भाई अपना घर बसा चुके हैं, असली जरूरत मुझे है। अगर आज आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे प्रॉपर्टी चाहिए ताकि मैं अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकूं। कमाल है,
कल तक तुम्हें इस घर से बदबू आती थी, सिलन देखती थी, अलग रहने की जल्दी थी। आज मेट्रो की आई, तुम्हारी दूरियां खत्म हो गई। अब तुम्हें अलग अलग फ्लैट नहीं चाहिए? पापा जी, अब आप बात को घुमाइए मत, बस ये बताइए वसीयत किसके नाम लिखवा रहे हैं। अगले दिन वकील साहब घर आए और पूरे परिवार के सामने ओम प्रकाश जी ने वसीयत पढ़ना शुरू किया। वकील साहब, लिखिए, ये मेरी 3 मंजिला जायदाद, जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, मैं इसे किसी बेटे या बहू के नाम नहीं कर रहा। क्या ये आप क्या कह रहे हैं पापा? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम सबको तो इस खंडर से नफरत थी ना, तो मैंने तय किया है कि मैं इस जमीन को बेचकर एक शानदार ओल्ड एज होम बनवाऊंगा। और हाँ, इस घर का जो हिस्सा मेट्रो में जाएगा, उससे मिलने वाला मुआवजा मैं उन अनाथ बच्चों के नाम करूंगा, जिनके पास माँ बाप तो है पर सेवा करने वाला कोई नहीं। और तुम सब जो कल तक हमें अकेला छोड़कर जाने वाले थे, आज अपने अपने फ्लैट बुक कर लो, क्योंकि इस खंडर में अब सिर्फ वही रहेंगे जिन्हें अपनों की कद्र है, जायदाद की नहीं। पर पापा, हमारे बच्चों का क्या? बच्चों को अपनी मेहनत की रोटी खाना सिखाओ बेटा, लालच की नहीं। वकील साहब, कागज तैयार कीजिए। बेटों और बहुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। करोड़ों का सपना कांच की तरह टूट चुका था। वे जिस सीढ़ियों को बोझ समझते थे, आज वही सीढ़ियां उन्हें हमेशा के लिए इस घर से बाहर ले जा रही थी।